हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। जय माँ सरस्वती। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वीएस फिजिक्स पॉइंट पर आप सभी का हृदय की अटल गहराइयों से आभार। देखिए लाडलो, क्लास चल रही है अपनी इलेक्ट्रिक यानी आरबीएससी का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में हमने गुलाम का नियम कंप्लीट कर लिया। आज अपन चर्चा करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और अध्यारोपण के सिद्धांत की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए लाडलो, जब दो बिंदुवत स्थिर आवेशों की बात करें, दो बिंदुवत स्थिर आवेशों की बात करें तो वहां तक कूलॉम का नियम सफिशिएंट होता है यानी लागू हो जाता है। परंतु यदि आवेशों की संख्या दो से ज्यादा हो जाए, आवेश यदि गतिशील हो, उस कंडीशन में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, तीन आवेशों के मध्य लगने वाले बल, पांच आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना हम कैसे करेंगे, तो उनकी गणना करने के लिए अध्यारोपण नामक एक वैज्ञानिक आया और उस वैज्ञानिक ने अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से एक नियम दिया, यानी दो से अधिक आवेशों के लिए कूलॉम का नियम अपर्याप्त हो गया, दो से अधिक आवेशों के लिए कूलॉम का नियम अपर्याप्त हो गया। तो अध्यारोपण ने एक सिद्धांत दिया, दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अपन आज चर्चा करेंगे कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि दो या दो से अधिक आवेशों पर लगने वाला बल, दो या दो से अधिक किसी परीक्षण आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों पर लगने वाला बल है, वह सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो लाडलो, आपको मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पर लिख के बता दूंगा, बिंदास रहें, निश्चिंत रहें, अच्छी प्रकार से आप लोगों के समझ में आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों आवश्यकता पड़ी हमें अध्यारोपण के सिद्धांत की? देखिए, दो आवेशों की अपन बात करें तो दो आवेशों के लिए तो भाई कूलॉम का नियम सफिशिएंट है। अब दो से अधिक आवेश हो गए, इसका मतलब अब कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे अपन, लिख लीजिए लाडलो, दो से अधिक आवेशों के लिए, मेरी भाषा पर फोकस करें, दो से अधिक आवेशों के लिए कूलॉम का नियम असफल हो गया और इसके लिए हमें एक नए नियम का प्रतिपादन करना पड़ा, पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत हमें दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यानी आपको कॉपी में करने का जो तरीका है, जैसे मैं आपको पुट करवा रहा हूं वैसा का वैसा है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अभी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अपन, ठीक है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग, लगने वाले बलों के सदिश योग क्यों आ रहा है लाडलो? क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, सदिश योग के तुल्य होता है, के तुल्य होता है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अच्छी प्रकार से आप लोग इसे पढ़ पा रहे होंगे। अब अपन इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अपन 3D लेते हैं लाडलो। क्या लेते हैं? 3D। अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें। जहां भी आप लोगों के समझ में नहीं आए, मुझे जरूर बताएंगे सर मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अब देखिए, एक परीक्षण आवेश दे रखा है अपन ने, चलो यहां ले लिया परीक्षण आवेश Q0, और ये परीक्षण आवेश यहां पर मैं लेता हूं Q1, Q2, Q3 और इस प्रकार से Qn, अनंत आवेश हमने ले लिए। इन सभी आवेशों का जो स्थिति सदिश होगा ना,
मूल बिंदु से, जैसे Q1 का, ये Q2 का, ये Q3 का और ये Q4 के, सबके स्थिति सदिश हो गई है। ठीक है ना। अब Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश की अपन बात करें तो R1 वेक्टर, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर और Q4 का Qn का Q यानी Rn वेक्टर। ठीक है ना, सबके आगे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये सभी आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएंगे, सभी आवेश है परीक्षण आवेश पर बल लगाएंगे। देखिए Q1 इस पर बल लगा रहा है, परीक्षण आवेश पर Q1 बल लगा रहा है। Q1 के द्वारा परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है तो अपन पढ़ चुके हैं कि सापेक्ष यानी Q1 के सापेक्ष Q नोट पर बल यानी परीक्षण आवेश पर होगा बल, तो वह होगा F नोट 1 वेक्टर है, सदिश है, तो इसके साथ अपन क्या लगा देंगे, सदिश F नोट वेक्टर, यानी Q1 के कारण Q नोट पर बल लगेगा, उसे अपन किससे डिनोट करेंगे, F नोट 1 से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार Q2 Q नोट पर बल लगा रहा है, वह क्या होगा, F नोट 2 वेक्टर, यानी Q2 आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है F नोट 2। Q3 जो बल लगाएगा वह बल होगा F नोट 3 वेक्टर, और Qn जो बल लगाएगा वह बल होगा F नोट n वेक्टर। यानी कहने का मतलब जितने भी आवेश है सभी आवेशों के कारण इस पर बल लगेगा। यदि दो आवेशों की अपन बात करते तो कूलाम का नियम काफी था, परंतु अपन बात कर रहे हैं n आवेशों की, तो Q1 द्वारा जो बल लगेगा F नोट 1, Q2 द्वारा लगेगा F नोट 2, Q3 द्वारा F नोट 3 और Qn द्वारा F नोट n बल लग रहा है। ठीक है, यह बल सभी के कारण लग रहे हैं और वेक्टर के रूप में है, तो यानी इन सभी बलों सभी आवेशों का, जैसे दो की बात करेंगे तो यहाँ तो F नोट 1 लगाएंगे ना अपन, F नोट 1 का मान ज्ञात करेंगे, वह कूलाम्स लॉ से ज्ञात हो जाएगा। परंतु यदि अपन इन सभी आवेशों के कारण Q नोट पर बल का मान ज्ञात करें तो वह तुल्य बल क्या होगा लाडलो, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। तो उसके लिए अपन स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं, लिखते हैं यहाँ Q1 के द्वारा Q2 के पर बल लग रहा है, तो इनका बीच का जो स्थिति सदिश होगा उसे अपन किसे डिनोट करेंगे, R नोट 1 वेक्टर से। Q2 के कारण जो लग रहा है उसको अपन R नोट 2 से, Q3 के कारण लग रहा है उसको R नोट 3 वेक्टर से, और Qn के कारण लग रहा है R नोट n वेक्टर से डिनोट करेंगे। यानी सभी आवेशों के जो स्थिति सदिश है वह इस प्रकार से आएंगे, Q1 का स्थिति सदिश Q नोट के साथ R नोट 1 वेक्टर, Q2 का R नोट 2 वेक्टर, Q3 का R नोट 3 वेक्टर और Qn का R नोट n वेक्टर हो गया। इससे यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें ये Q नोट यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की बात करनी है। परिणामी बल की बात करोगे ना तो देखिए लाडलो, आप यहां से देखना जो तुल्य बल होगा F नोट जो आएगा यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आएगा वह आएगा F नोट 1 वेक्टर प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस F नोट 3 वेक्टर प्लस सो ऑन डेस F नोट n वेक्टर। यह होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी सभी बल जितने भी आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, इन सभी आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है तुल्य बल है F नोट, वह इनके द्वारा लगे गए सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। ये किसने बताया, अध्यारोपण ने बताया। और कितने भी आवेशों के कारण परीक्षण आवेश पर अपन बल का मान ज्ञात कर सकते हैं जब कूलाम का नियम फेल हो जाता है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, F नोट 1 वेक्टर बराबर क्या आएगा। अब देखिए कूलाम का नियम, इन दोनों की बात करो Q1 और Q नोट के बीच में लगने वाला बल क्या होगा। तो कूलाम का नियम दो आवेशों तक लागू होता है और अपन यही दो की बात कर रहे हैं, तो F नोट 1 अपने पास आ जाएगा। क्या आएगा लाडलो, K Q1 Q नोट दोनों के बीच स्थिति सदिश R नोट 1 का परिणामी का स्क्वायर और R यानी सदिश रूप में है तो R नोट 1 केप। इसे देना इक्वेशन नंबर 2, इसे देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए Q2 के कारण Q नोट पर जो बल लगेगा वह क्या होगा, F नोट 2 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K Q1
Q2 अपॉन R नोट 2 का स्क्वायर R नोट 2 केप। इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरे आवेश के कारण भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आ गया कूलाम के नियम से। और अब तीसरे की बात करते हैं, जहां तक दिख रहा है अपन लिखते जाएंगे। F नोट 3 यानी तीसरे आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से के Q1 यानी एक तो यहाँ Q2 आएगा बेटा, यहाँ Q नोट आएगा, यहाँ Q3 Q नोट बटा R नोट 3 का स्क्वायर R नोट 3 केप। इक्वेशन नंबर देना 4। अब एनवे के लिए अपन बात करें तो अपने यहाँ आएगा नहीं, अपन सोंडेज लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे F नोट N। ठीक है ना, हर एक बात को ध्यान से समझना, यह बात यहाँ पर आ जाएगी। यानी एनवे आवेश के कारण, ध्यान देना बेटा, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर बताना। क्यू एन आवेश के कारण क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? एफ नोट एन वेक्टर होगा। तो एफ नोट एन वेक्टर बराबर आप कूलाम का नियम इसमें लगाओगे तो के क्यू एन क्यू नोट बटा आर नोट एन का स्क्वायर आर नोट एन केप। इससे देना आप समीकरण नंबर 5। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया। यानी ये तो अध्यारोपण के सिद्धांत से आ गया और ये क्या आ गए? कूलाम के नियम से आ गए। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में सारे के सारे मान पुट कर देंगे अपन। एफ नोट 1 का, एफ नोट 2 का, एफ नोट 3 का, एफ नोट एन का मान पुट कर देंगे। तो देखिए लाडलो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ क्या आ जाएगा? अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं डायग्राम को मिटा देता हूं बेटा, बना लेना अच्छी प्रकार से। समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, और उस नोट्स से आप बिल्कुल इसे समझने का प्रयास करना। अब देखिए आगे अपन इसे करते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान रखने पर क्या करोगे? इस समीकरण 1 में 2, 3, 4 व 5 से मान रखोगे तो एफ नोट वेक्टर बराबर अपने पास क्या आएगा लाडलो? एफ नोट वेक्टर बराबर आएगा, F1 का मान रखोगे ये, अरे यही रखोगे ना, तो रख दीजिएगा के Q1 Q नोट अपॉन R नोट 1 का स्क्वायर R नोट 1 केप। केप आ रहा है, इसे अपन वेक्टर के रूप में लिखेंगे भाई, एकांक सदिश है, वेक्टर के रूप में लिखें तो क्या करोगे? R नोट वेक्टर R के बराबर क्या आएगा? R वेक्टर बाय इसका परिणामी यानी सदिश बटा सदिश का परिमाण। एफ नोट 2 का मान आप इसमें रखोगे तो ये एफ नोट 3 का, ये एफ नोट एन का, यानी 4, 5, 6 किसी का भी आप रख सकते हो, प्लस कितना भी 3 तक काफी रहता है बेटा। Q2 Q नोट बटा R नोट 2 स्क्वायर R नोट 2 केप प्लस के Q3 Q नोट बाई R नोट 3 स्क्वायर R नोट 3 केप प्लस सोंडेस। एफ नोट एन का मान रखोगे तो अपने पास यहां पड़ा है के क्यू एन क्यू नोट आर नोट एन का स्क्वायर आर नोट एन केप। समझ में आ रहा होगा लाडलो? अब देखिए इन सभी में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिएगा। के क्यू वन के और क्यू नोट, के और क्यू नोट, के और क्यू नोट सभी में कॉमन आ रहा है तो इसे बाहर ले लीजिए। एफ नोट वेक्टर बराबर के क्यू नोट तो बाहर आ गया, अब जो अंदर बचा है उसे लिख दीजिएगा Q1 अपॉन R नोट 1 का स्क्वायर R नोट 1 केप प्लस Q2 R नोट 2 का स्क्वायर R नोट 2 केप प्लस Q3 R नोट 3 का स्क्वायर R नोट 3 केप प्लस सोंडेस Qn R नोट n का स्क्वायर R नोट n केप।
ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसे अपन समीशन रूप में लिख देते हैं। के क्यू नोट बाहर आ गया, क्यू 1 2 3 एन तक, यहाँ 1 2 3 एन तक, और केप में भी 1 2 3 एन तक, यानी नेचुरल नंबर में है। तो आप इसे समीशन के रूप में किस प्रकार से लिखोगे लाडलो? तो देखिए, एफ नोट बराबर आप इसे लिख दोगे, एफ नोट वेक्टर बराबर के क्यू अपना पड़ा है, दिखाई दे रहा है ना, के क्यों तो बाहर है, समीशन ऑफ आई बराबर 1 से n तक, आई यानी 1 2 3 है ना, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, आई रख दोगे 1 से n तक। तो क्यू आई बटा आर नोट आई का स्क्वायर, आर नोट आई केप, आप इस रूप में तुल्य बल, कौन सा बल? तुल्य बल, सभी सदिशों का योग यहां से आप ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको समान परिमाण के आवेश दे रखे हैं, n उनकी संख्या है, और परीक्षण आवेश पर तुल्य बल यदि आपको पूछ लिया जाए, तो आप यह फॉर्मूला लगा करके, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से आप आराम से मान ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूं बेटा ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए, तो यह भाषा लिख करके आप इसको डायग्राम के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि यह पार्टीशन आपके अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर आर नोट आई केप है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, एकांक सदिश चूंकि आर नोट आई केप बराबर आर नोट आई वेक्टर बाई मोड ऑफ आर नोट आई वेक्टर, इसे आप लिख सकते हो आर वेक्टर बटा आर नोट आई, यानी परिणामी के रूप में आर नोट आई की जगह ये बात आप लिख सकते हो। तो यदि ये मान आप, ये जो मान है यहाँ पुट करते हो, उस कंडीशन में एफ नोट का मान क्या आएगा? देखिए लाडलो, एफ नोट वेक्टर बराबर अपने पास आएगा के क्यू नोट समीशन ऑफ आई इज इक्वल 1 to n, क्यू आई की जगह क्यू आई बटा आर नोट आई का स्क्वायर, आर वेक्टर बाई आर नोट आई। आधार समान है, गाथे न्यारी न्यारी है, मैं सीधा लिख देता हूं यहां आर नोट आई, ये भैया ये क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब, यानी ये जो मान है इसकी जगह अपन रखेंगे ना, तो अपने पास बल का फॉर्मूला यह आ जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। तो यहां तक ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पूछे तो कंप्लीट करना है। अच्छी प्रकार से आप लोगों के समझ में आया होगा। आवेश से रिलेटेड पोर्शन था जिसमें अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया पिछले वाले पार्ट में, और इस पार्ट में हमने बात की अध्यारोपण के सिद्धांत की। और बेटा आप स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट रूप से इसे अपनी रफ कॉपी में या नोटबुक में तैयार करते रहें। अब अपन बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र की बात नहीं, अपन किसी भी क्षेत्र की बात करें ना, अरे भाई आप बात करा करे बेटा रोजड़ो बुर्गो अपना खेत के मां अपड़ अपड़ों बारे काटिया, ठीक है, या कोई भी वस्तु अपने क्षेत्र में आती, मैं मेरी सीट पर बैठी हूं, मैं मेरी सीट पर बैठा हूं, तो को सर जी के है हमारे जगह बैठ को, क्या हुआ? वह अपना क्षेत्र भाई हमने घेर रखा है, अपने द्वारा घेरा गया क्षेत्र अपना होता है, और जहां तक हमारी कोशिश रहती है अपने क्षेत्र में अपन दूसरे को नहीं आने देते। तो उसी प्रकार से आवेश अपने चारों ओर नियत स्थान रखता है, आवेश अपने चारों ओर नियत स्थान रखता है, वही स्थान आवेश के लिए क्या होता है? क्षेत्र होता है। और जब दूसरा आवेश उसके क्षेत्र में आने का प्रयास करता है तो उसे आने से रोकने का प्रयास करता है, या वह सजातीय है तो उसे आकर्षित करने का प्रयास करता है। अरे आप बात करिया करा क्लास के मान शादी ब्याह की, तो विजातीय आवेशों की शादी होती है ना, अरे विजातीय आवेशों की होती है, सजातीय हो गया उसका मतलब उनमें तो प्रतिकर्षण होना है। और आवेश की जब अपन पहचान करते हैं कि यह आवेश धनावेश है या ऋणावेश है, तो उसको पहचान करने के लिए प्रतिकर्षण की प्रकृति का अनुभव होता है हमें, प्रतिकर्षण से हम उसकी पहचान कर पाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए हाजिर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वीएस फिजिक्स पॉइंट पर लगातार जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की अटल गहराई से शुक्रिया। और निश्चिंत रहें, बिंदास रहें, फिजिक्स आपकी अंगुलियों पर रहेगी यदि आप वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ जुड़े रहोगे तो। परंतु बेटा आपको एक विश्वास
मुझ पर भी रखना पड़ेगा और मुझे देना भी पड़ेगा। मेरे से वादा आपको करना पड़ेगा कि साहब रब कॉफी और पेन का सामंजस्य हम एनी टाइम बनाए रखेंगे। सिकंदर बन जाओगे बेटा फिजिक्स के, यदि रब कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाना आपने सीख लिया, समय का सदुपयोग करना आपने सीख लिया। तो हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं, जीतता वही है जंग जिसमें जुनून होता है, जज्बा होता है, जज्बे की सलामी करती है दुनिया लाड लो। यदि आप नाकामयाब हो तो दुनिया आपको यही कहेगी कि तू यह नहीं कर सकता। अरे फिजिक्स आपको नहीं आती है तो आपके जो बड़े साथी है, आपके पड़ोसी आपको कह सकते हैं कि तू फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकता, परंतु लाडले खुद से बात करना कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बहरे बनकर के फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दोगे ना, और जिस दिन फिजिक्स में आप कामयाबी प्राप्त करोगे, यानी फिजिक्स में सीनियर क्लास में आप शतक लगा दोगे, 90+ नंबर आप बना लोगे, तो वही लोग जो आपको कह रहे थे कि फिजिक्स में तो अच्छा नहीं कर सकता, आपकी सबसे पहले पीठ वही तब तबाएंगे कि हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों हमेशा बहरे बन करके, आपकी बुराइयां बहुत लोग करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश बहुत करेंगे, यानी जब आपकी कोई टांग खींचने लगे ना तो पीछे घूम करके मत देखना। टांग वही लोग खींचते हैं, टांग वही लोग खींचते हैं जो आपसे पीछे होते हैं, और यदि आप पीछे घूम के देख लोगे ना, इसका मतलब आप उनसे पीछे हो जाओगे, आपने उनकी टांग खींच ली है। तो दोस्तों आप पीछे वाले पर फोकस न कीजिए, गौर मत कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपने सपनों के साथ, अपने टारगेट के साथ, अपनी उन हस्तियों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने आपका अवतरण दिया है, आपको यहां पर पैदा करके धरती पर बुलाया है। तो उन आत्माओं को अच्छा मुकाम देने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए, अपना भविष्य आपको बनाना है। तो अपना भविष्य बनाने के लिए आपको अच्छी मेहनत कड़े विश्वास के साथ करनी पड़ेगी। तो लीजिए पेश आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा टॉपिक है। अपन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मैं इसकी परिभाषा भी लिखवाऊंगा आपको। देखिए ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर ये क्षेत्र है। इसमें यदि कोई दूसरा आवेश आता है ना, इसके चारों ओर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आए, चाहे वह सजातीय हो चाहे वह विजातीय हो, तो वह किसी न किसी बल का अनुभव करेगा, चाहे वह बल आकर्षण बल हो चाहे वह प्रतिकर्षण बल हो। तो वही जो अनुभव है इसका, वह क्या कहलाता है, यह चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए इसकी, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, गौर कीजिएगा लाडलो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। अब पढ़ लीजिएगा इसे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो समझ गए होंगे लाडलो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चलो अपन इसकी तीक्ष्णता की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। बहुत ही शानदार पार्ट है बेटा, हर एक
बात में आप मेरे साथ बने रहिए। यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको हर एक वीडियो के पार्ट में बताता हूं, आप पिछला पार्ट जरूर देखें। पिछला पार्ट आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीएस फिजिक्स पॉइंट जिस पर मिलती है आपको फिजिक्स से संबंधित बहुत ही शानदार जानकारियां, तो उससे जुड़ना भी आप न भूलें, वह लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अच्छा पार्ट है लाडलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसी डायग्राम के माध्यम से आपको समझनी है। यह है आवेश है, इसमें धनात्मक परीक्षण आवेश हमने लिया, और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें यह अपना प्रभाव दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? आकर्षण, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यदि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आए, ये आवेश आपने ले लिया, पॉजिटिव आवेश ले लिया, और यदि किसी आवेश को लाया जाए इसके क्षेत्र में, जैसे यहां पर मैं परीक्षण आवेश क्यों लिया है, तो यह है इस पर लगने वाला जो फोर्स है, यानी इस पर जो बल लगेगा ना, क्या लगेगा? बल। उस बल और इस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मैं आपको लिख करके बता देता हूं बेटा, किसी आवेश, अब ये धनात्मक भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q नोट, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q नोट का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। यह आवेश है, इस आवेश में किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल है, उस बल तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको अपन ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अपन परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला देखें तो वह फॉर्मूला क्या आएगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, यानी परीक्षण आवेश और बल का अनुपात, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे ई अपॉन एफ, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होगा? एफ अपॉन क्यू। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हम लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यह सदिश राशि होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है।
तो ध्यान रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, बड़ा एयरफोर्स में आने लायक क्वेश्चन है और सदिश और अदिश से रिलेटेड एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है। दिशाओं के आधार पर अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात करें अपन तो यहां से मात्रक आ जाएगा बेटा, ई का मात्रक मैं यही लिख देता हूं, ई का मात्रक, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है, ध्यान देना, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है, या वोल्ट इंटू मीटर। एक नंबर का क्वेश्चन आरबीएससी के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसकी विमा की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, तो वह भी देख लेना बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, तो M1 L1 T3 A-1। ध्यान रखना लाडलो, क्या होती है, माइनस होता है ये भी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी, M1 L1 T-3 A-1। किस प्रकार से निकालना है, बल की विमा लिखोगे ML T-2, ठीक है ना, और आवेश की विमा लिखोगे Q बराबर IT, तो A1 T1, T भी ऊपर जाएगा, M1 L1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा और A ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात थी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अच्छी प्रकार से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यदि बेटा आपके समझ में नहीं आए ना तो आप इसे बार बार पढ़िएगा, यानी वीडियो को आप दोबारा देख लें, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आप पार्टीशन को देखोगे ना, जैसे पिछले वाला पार्ट आपने देखा और अच्छी प्रकार से समझ में आ गया, तो अगला पार्ट आप देखें, यदि वह समझ में नहीं आया तो उसे आप एक बार पुनः देखें, उसी के बाद में आप आगे बढ़े। यानी कंटिन्यू आप पढ़ोगे ना तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी, निरंतरता आपकी बनी रहेगी। तो हर एक पार्ट को आप बराबर पढ़ते रहें। जहां भी समझ में नहीं आए मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। अब अपन बात करते हैं लाडलो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पानी लेके आना भाई। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बहुत ही शानदार है। कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये स्थिर भी हो सकता है, ये गतिशील भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बिंदास रहें, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके बिल्कुल समझ में आएगी बेटा, शानदार तरीके से। रब कॉपी और पेन का यूज जरूर करें। अब देखिए, मैं यहां बिंदुवत आवेश ले रहा हूं, Q1 बिंदुवत आवेश है और इसके कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तो बात अपन कर चुके। अब बल लग रहा है परंतु उस बल की तीक्ष्णता क्या है, बल तो लग रहा है परंतु उस बल की तीक्ष्णता क्या है यानी तीव्रता क्या है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सपोज दैट इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वह अपन मान लेते हैं r, क्या है, स्मॉल r, ठीक है। और इस पर बल लग रहा है F। कौन सा बल लग रहा है? Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है F। तो हमें करना क्या है, बिंदुवत आवेश के कारण परीक्षण यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले Q आवेश के कारण Q1
ले लो या क्यों ले लो, नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण क्यों नोट आवेश पर, क्यों नोट आवेश पर लगने वाला बल, क्यों आवेश के कारण क्यों नोट आवेश पर लगने वाला बल। तो कहां से लाएंगे अपन, कूलाम के नियम से लाएंगे। कहां से लाएंगे, कूलाम के नियम से बल लेकर के आएंगे। तो आप यहां लिख भी सकते हो कि कूलाम के नियम से, है ना, क्या लिख सकते हो, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो स्थिर है तभी लगेगा। तो F बराबर क्या होगा, K Q और Q नोट, या Q1 Q नोट आप इसे लगा सकते हो। दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर है, तो ये लो r स्क्वायर कर दी, वेक्टर रूप में लिखोगे, r केप आपने कर दिया। इससे आप दे दोगे समीकरण नंबर 1। और आगे आपको करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, की तीव्रता की परिभाषा से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने पढ़ा है किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी E बराबर अपने पास आएगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। समीकरण नंबर दे देना लाडलो 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में अपन F का मान रख देंगे, ठीक है। तो E बराबर अपने पास क्या आएगा, E वेक्टर बराबर F का मान रखोगे के Q नोट अपॉन R स्क्वायर R केप बटा Q नोट। परीक्षण आवेश क्या है, Q नोट है बेटा, क्या है परीक्षण आवेश, Q नोट है। तो आप लोगों ने लिख दिया Q नोट, ठीक है। आगे देखिए बेटा, Q नोट से, यानी अंश में यहां पड़ा है Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लो। अब जो बचा ना पार्टीशन, उसे न्यू का न्यू उतार देते हैं। तो देखिए क्या उतारोगे, E वेक्टर बराबर के क्यों बचा ना ऊपर, R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, R स्क्वायर R केप। यह क्या आ गई, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब यदि आपको ये केप नहीं रखना है, यहां एकांक नहीं रखना है, तो इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे अपन, कैसे सोल्व करेंगे, चूंकि एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। तो हम जानते हैं आर केप बराबर होगा आर वेक्टर बटा मोड ऑफ आर वेक्टर, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो आर वेक्टर बटा आर। यह मान इसकी जगह अपन रख दें तो इंटेंसिटी क्या होगी, यानी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर बराबर अपने पास आएगा के क्यू आर स्क्वायर। इसकी जगह यह मान रखना है, यानी आर वेक्टर अपॉन आर। आधार सम्मान गाते न्यारी न्यारी गुणा करने पर गाते आपस में जुड़ जाएगी। तो जोड़ दीजिए लाडलो, क्या आएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा गुणा आर वेक्टर। यह क्या आ गया अपने पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। क्या आ गई लाडलो, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पूछे ना, तो आशा करता हूं आप लोगों के अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और यदि लाडलो नहीं आई है ना, तो आप इसको एक बार पीछे करके आराम से देख लें, अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह पार्टीशन है ना अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आपके। कब,
जब आप प्रेजेंट माइंड के साथ इसे देखोगे, प्रेजेंट माइंड के साथ वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ जुड़ोगे, उसी कंडीशन में आपके समझ में आएगी। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। जहां बिंदुवत आवेश के कारण तो हो गया, यहाँ तो गुलाम का नियम काफी था। अब यदि आवेश ज्यादा हो जाए तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करते हैं। अपन आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत अच्छा पार्ट है बेटा, अच्छी प्रकार से आप समझें इसे। और यदि समझ में नहीं आए ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये पार्ट मेरे समझ में नहीं आया है। और यदि कमेंट भी नहीं ना तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो कि सर मुझे ये बताएं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुवत आवेशों के बारे में हमने पढ़ लिया भाई, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। अब अपन बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बेटा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करोगे ना तो अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? अध्यारोपण के सिद्धांत का। अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। बिंदुवत आवेश के कारण आपने काम किया ना भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली। उस कंडीशन में आपने कूलाम का नियम लगाया। और अब कूलाम का नियम नहीं, अब क्या लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। यानी आवेशों के निकाय के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना तो हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करना पड़ेगा। यानी बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु आवेश के समूह के, यानी बिंदुवत आवेश पर अपन वही बात आ जाएगी जो अध्यारोपण के सिद्धांत हमने पढ़ा था। तो बिंदुवत आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश पर सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी ना, उसी का जो सदिश योग होगा वह क्या हो जाएगी? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो पहले अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और डायग्राम पहले भी आपके समझ में आया होगा और आशा करता हूं अब भी आपके समझ में आ जाएगा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु आपका, ये क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, अब अपन आवेशों के निकाय के कारण बात करते हैं। तो देखिए इसमें आवेश मैं बात कर लेता हूं, Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश है। और इन सभी आवेशों के कारण Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो इनके स्थिति सदिश कहां से? मूल बिंदु से सबके स्थिति सदिश बताना भाई। जिस प्रकार से आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है वहीं से मूल बिंदु से स्थिति सदिश। Q1 आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश होगा R1 वेक्टर, Q2 का होगा R2 वेक्टर, Q3 का होगा R3 वेक्टर और Qn का होगा Rn वेक्टर। इन सभी आवेशों के स्थिति सदिश हो गए मूल बिंदु से। Q1 का हो गया R1, Q2 का हो गया R2 और Q3 का हो गया R3 और Qn का हो गया Rn हो गया। क्या हो गया? Rn वेक्टर हो गया। ठीक है ना? तो चलो बात करते हैं अपन आगे। अब इस पर बल लगेगा, इसके कारण Q2 के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q3 के कारण, Qn के कारण, सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कूलाम के नियम से अपने पास आ जाएगी। जैसे बिंदुवत आवेश की हमने बात की उसी प्रकार से। ठीक है ना? तो ये सभी इसके लिए एक एक की बात करेंगे तो बिंदुवत आवेश की बात ही काम करेंगे। तो कौन सा तो बल लगेगा इस पर और इसका इसके सापेक्ष सदिश क्या होगा? क्या होगी इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो देखिए लाडलो, Q1 के कारण इस पर जो बल लगेगा परीक्षण आवेश पर वह क्या होगा? F01 वेक्टर। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी? F01 वेक्टर। यानी Q1 के कारण Q नोट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत के कारण अपन निकाल रहे थे उस हिसाब से होगी ना, तो E01 होगा। और इसका जो स्थिति सदिश होगा Q1 से Q नोट के बीच जो स्थिति सदिश होगा वह क्या होगा? R01 वेक्टर। ठीक है, अब Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करते हैं तो वह होगा एफ नोट 2 वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आर नोट 2। Q2 और Q नोट के बीच का स्थिति सदिश होगा, क्या होगा, आर नोट 2 वेक्टर। अब 3 है, Q3 के कारण इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ नोट 3 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई नोट 3। अब इसका स्थिति सदिश क्या होगा, क्या होगा इसका स्थिति सदिश, आर नोट 3 वेक्टर। एनवे की बात करें अपन, क्यू एन आवेश के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल और बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें, क्यू एन वाई यानी एनवा आवेश बिंदुवत हो तो क्या होगा। तो देखिए लाडलो, यह है इस पर लग गया बल एफ नोट एन वेक्टर और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी एफ नोट एन वेक्टर होगा, और क्यू एन का क्यू नोट के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वह क्या होगा, आर नोट एन वेक्टर होगा। ठीक है, अब बात करें साहब, अलग अलग के कारण तो हमने बता दी, परंतु इस आवेशों के समूह के कारण, आवेशों के निकाय के कारण क्यू नोट पर, आवेशों के निकाय के कारण क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी सभी आवेश एक साथ मिलकर के इस पर तीव्रता बताते हैं तो वह तीव्रता क्या होगी। तो वह तीव्रता निकालने के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करना पड़ता है, और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, बल की अपन चर्चा करें तो आवेशों के निकाय के कारण आवेश पर लगने वाला तुल्य बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो यहां पर भी वही थ्योरी आपको यूज करनी है, इस आवेश पर तुल्य यानी परीक्षण आवेश पर तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सभी आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो यह भाषा आपको लिखनी है, डायग्राम आपके समझ में आया होगा, और इसके साथ ही साथ भाषा आप लिख लेना बेटा। मैं आपको बता देता हूं, इस परीक्षण आवेश के कारण सभी आवेशों के निकाय के कारण लगने वाली जो तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नोट है वह होगी ई नोट 1, यानी Q1 के कारण इस पर तीव्रता, फिर Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण सभी का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। तो ई नोट 2 वेक्टर प्लस ई नोट 3 वेक्टर प्लस सोन डेस ई नोट एन वेक्टर। ठीक है, तो यह हो गया इस परीक्षण आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो यह अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने पास आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना, और अपन शानदार तरीके से जिस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत फोर्स का हमने किया था उसी प्रकार से यहां लिखना बेटा। हम जानते हैं Q1 के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ई नोट 1 वेक्टर बराबर के Q1 बाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, नोट 1 आर नोट 1 के। यह बात आप लोगों के अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी भाई। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की अपन बात करें, इक्वेशन नंबर दे देना 2, और यहां चर्चा करेंगे अपन ई नोट 2 वेक्टर यानी दूसरे आवेश के कारण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बराबर के Q2 बाई आर नोट 2 का स्क्वायर आर नोट 2 के। इक्वेशन नंबर आ गया 3rd। तीसरे आवेश के कारण बात करोगे तो ई नोट 3 वेक्टर बराबर के Q3 बटा आर नोट 3 का स्क्वायर आर नोट 3 के। इक्वेशन नंबर आ गया 4। आगे चर्चा करें अपन, आगे क्या आएगा साहब, तो एनवा आ जाएगा, एनवा आ जाएगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई नोट एन बराबर के क्यू एन अपॉन आर नोट एन का स्क्वायर आर नोट एन के। ठीक है, इसे दे देना समीकरण नंबर 5। हो गया। अब क्या करना है, हमें तुल्य ज्ञात करनी है और इसी पदों में ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2, 3, 4, 5 से मान रख देंगे। तो लिखिए लाडलो, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3,
4 व 5 से मान रखने पर, मान रखने पर 1 से यहां, 2 से यहां, 3 से यहां मान तो आप रख दोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो मान रखिएगा ई नोट वेक्टर बराबर अपने पास आएगा ई नोट 1 का मान ये पड़ा, ठीक है ना, ई नोट 2 का, ई नोट 3 का और ई नोट n का मान अपने पास पड़ा। सारे के सारे मान अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो रख दीजिएगा के क्यू 1 अपॉन आर नोट 1 का स्क्वायर आर नोट 1 के प्लस के क्यू 2 आर नोट 2 का स्क्वायर आर नोट 2 के प्लस के क्यू 3 आर नोट 3 का स्क्वायर आर नोट 3 के प्लस ऑन डेस। एनवे के लिए मान क्या है साथियों, एनवे के लिए मान है के क्यू एन अपॉन आर नोट 4 एन का स्क्वायर आर नोट एन केप, आर नोट एन केप। चलो ये मान अपने पास आ गया ना, ये मान आ गया। तो देखिए हम इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, शायद मेरे ख्याल से के कॉमन आ रहा है, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है। रमेश कुमार ऑपरेटर सर को बुलाना रहे, चलो आ गया ना, अनिल जी को बुलाना। इनमें से के कॉमन लेते हैं और ई नोट बराबर अपने पास यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रे, Q1 अपॉन आर नोट 1 का स्क्वायर आर नोट 1 के प्लस Q2 आर नोट 2 का स्क्वायर आर नोट 2 के प्लस Q3 आर नोट 3 का स्क्वायर आर नोट 3 के प्लस ऑन डेस Qn आर नोट n का स्क्वायर आर नोट n के। यह मान आ गया। 1 से लेकर n तक की सारी संख्याएं हैं। आप इसे समिशन के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखना है साथियों, बहुत ही शानदार पोर्शन आपका कंप्लीट होने जा रहा है और आशा करता हूं आपके ये अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। इसको आप समिशन रूप में कैसे लिखोगे, देखिए आप पीछे यह कर चुके, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ई नोट बराबर अपने पास क्या आएगा, के समिशन ऑफ i इज इक्वल 1 n। i का मान है बेटा 1 से लेकर n तक, तो यहां लिख दोगे आप क्यू आई बटा आर नोट आई का स्क्वायर आर नोट आई केप। यानी यह मान आ गया अपने पास किसका, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ गई। अब यदि इसमें आप यहां आर केप नोट आई बराबर आप लिखते हो आर नोट आई वेक्टर बाई आर नोट आई, तो आप इस आई को ई को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, यानी क्यूब हो जाएगा। तो ई नोट बराबर के समिशन ऑफ आई इज इक्वल 1 से n क्यू आई अपनी जगह बटा आर नोट आई का स्क्वायर आर नोट आई का स्क्वायर गुणा आर वेक्टर नोट आई के साथ और आर नोट आई। आधार समान गाते अलग अलग गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा लाड लो, यहां से ई नोट वेक्टर के रूप में हमने लिख रखा है, यहां भी वेक्टर लगाना बेटा। तो ई नोट वेक्टर बराबर के समिशन ऑफ आई इज इक्वल 1 टू n क्यू आई बटा क्यूब हो जाएगा ने आर नोट आई का क्यूब आर नोट आई वेक्टर। यह हो गया अपना आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आपको यहां तक भी आप करते हो ना, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आपको पूछे और आपने यहां तक कर दिया तो सही होगा बेटा, परंतु हर एक बात स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है। और आशा करता हूं यह आज का पार्ट आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, अंत तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए VS फिजिक्स पॉइंट आपका आभार प्रकट करना चाहेगा। और बेटा कंटिन्यू हर रोज आपको एक अलग अगला पार्ट मिल जाता है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आपके हर कदम पर आप छात्र हितैषी यानी विद्यार्थियों के हितैषी रूप में संघर्षशील VS फिजिक्स पॉइंट आपका साथ
हर कदम पर निभाता रहेगा। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। आज्ञा दीजिए साथियों, नमस्कार।